नमस्कार दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के गठन के बारे में जानकारी लेंगे। इस लेक्चर में हम सन 1818 में जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, वहाँ से लेके जो हमारा 52वां जिला निवाड़ी बना, इस समय के बीच में जो परिवर्तन हुए मध्य प्रदेश में, जिस तरह मध्य प्रदेश का गठन हुआ, सभी जानकारी हम इस लेक्चर में लेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। अब हम देखते हैं, आप देख रहे होंगे नीचे जो मैप है, यह मध्य प्रदेश का मैप है और यह मैप है सन 1947 से पहले का, मतलब हमारी आज़ादी से पहले का। तो हम जो इस लेक्चर को दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक भाग होगा हमारा 1947 से लेके वर्तमान तक 2022 तक, और एक भाग होगा हमारा 18 से 18 जो कि तृतीय मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था, वहां से लेके जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, वहां तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1947 की, जब हमें आज़ादी मिली। तब हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो आप नीचे मैप में देख रहे होंगे, यह उस समय मध्य प्रदेश का मैप था, जिसमें आप यहां देखें तो यह सिंधिया वंश था, जो कि ग्वालियर हो, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, इस इलाके में सिंधिया वंश का राज्य था। ये एक्चुअली प्रेसिडेंसी थी। यह जो इलाका है यह होलकर वंश का था। यहाँ भोपाल रियासत थी। यहाँ बुंदेलखंड और बघेलखंड था, जो कि यह भी अलग अलग रियासतें थी। यह छत्तीसगढ़ था। नीचे देखें तो बरार एवं नागपुर था, जो वर्तमान में अभी महाराष्ट्र में है, और यह हमारा महाकौशल क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं सन 1817 से लेके 18 तक। इस अवधि में अंग्रेजों और जो मराठा थे, इनके बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। उस समय देखे हम तो जो हमारे मराठा थे वह 4 भागों में बट गए थे: सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़। और जो पेशवा थे, पेशवा हमारे बाजीराव द्वितीय थे। अब जो पेशवा पद होता है वह मुख्यमंत्री कहलाता है। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, यहाँ हम कह सकते थे जो मराठाओं के मेन थे, मुख्य राजा थे, वह पेशवा थे। यह पूना में निवास करते थे और यहीं से पूरा जो मराठा साम्राज्य है वह चलाते थे। अब सिंधिया जो थे, सिंधिया की हम बात करें तो सन 1810 तक सिंधिया की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, किंतु 1810 में दौलत राव सिंधिया द्वारा जो राजधानी थी वह ग्वालियर शिफ्ट कर दी गई। तो इस समय जो सिंधिया साम्राज्य था वो ग्वालियर और उज्जैन दोनों सिंधिया के ही अंडर में आता था। होलकर की बात करें तो इंदौर जो साम्राज्य आता था, इंदौर, धार और ये जो इलाका था ये होलकर के साम्राज्य में आता था। भोसले, नागपुर वाला जो क्षेत्र है, नागपुर हो गया, महाकौशल वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भोसले का निवास स्थान था। और गायकवाड़ गुजरात में थे। अब 1817 में
तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत अंग्रेजों और जो हमारे सिंधिया थे उनके बीच में युद्ध हुआ तथा अंत में ग्वालियर की संधि हुई। ग्वालियर की संधि के तहत ग्वालियर की संधि दौलत राम सिंधिया और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत जो चंबल है अर्थात महू से निकलने वाली चंबल महू से निकलती है, इस प्रकार से बहती है। तो इस संधि के तहत चंबल का जो दक्षिणी प्रांत था, मतलब ये जो निमाड़ वाला एरिया था और इधर के जो क्षेत्र था, तो दक्षिण एवं पश्चिम यह अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और इसके साथ ही सिंधिया और अंग्रेज एक साथ कार्य करने लगे, अर्थात प्रेसिडेंसी बना दिए गए। प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये होता है कि कार्य तो राजा ही करता है वहाँ का, लेकिन वहाँ पर एक अंग्रेजों द्वारा अधिकारी नियुक्त कर दी जाता है तथा वहाँ के करों में भी अंग्रेजों द्वारा हिस्सा लिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं होलकर। तो होलकर के साथ में अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि करी। यह संधि हुई सन 1818 में, मंदसौर की संधि। इसके अंतर्गत अ, इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने जो होलकर साम्राज्य था उसको प्रेसिडेंसी बना दिया गया, जिसमें एक अधिकारी अंग्रेजों ने नियुक्त कर दिया गया तथा 1818 से पूर्व होलकर की राजधानी महेश्वर हुआ करती थी। लेकिन इस संधि के बाद में अंग्रेजों द्वारा प्रभाव में आने के कारण यह राजधानी इंदौर कर दी गई। इस प्रकार होलकर साम्राज्य भी एक प्रेसिडेंसी बन गया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे भोंसले। भोंसले जो कि नागपुर में रहते थे, इनके अंतर्गत नेहरू बुद्धा अर्थात जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का नरसीपुर एवं जबलपुर वाला, अर्थात बोल सकते कि जो महाकौशल वाला एरिया था वह इनके अंतर्गत आता था। तो अंग्रेजों ने इनके साथ में युद्ध के बाद में ये जो नेहरू बुद्धा है यह अपने कब्जे में कर लिया। साथ ही पेशवा को हरा दिया गया अंग्रेजों द्वारा और उन्हें पेंशन देकर कानपुर प्रतिस्थापित कर दिया गया तथा पेशवा के जितने भी राज्य थे उन्हें अपने अधीन कर लिया गया। चूंकि पेशवा के अधिकतर राज्य महाराष्ट्र में थे, इसीलिए महाराष्ट्र को बॉम्बे प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी सागर तथा दमोह पेशवा के अंतर्गत आते थे, इन्हें अंग्रेजों ने ले लिया। तो जो महाकौशल वाला एरिया है और सागर दमोह, ये एरिया 1818 में अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। तो 1818 की बात करें तो अंग्रेजों के पास में पेशवा द्वारा लिया गया सागर प्लस दमोह तथा
भोसले द्वारा लिया गया नेहरू बुद्धा अर्थात जो महाकौशल क्षेत्र है, नरसीपुर, जबलपुर और उसके जो आसपास के इलाके हैं, वह अपने कब्जे में कर लिया गया। तो 1818 के बाद में अंग्रेजों ने ये जो इलाका है, सागर, नेहरू बुद्धा अर्थात महाकौशल वाला क्षेत्र, इसे अपने कब्जे में कर लिया तथा इसके साथ ही जो 1817 में ग्वालियर की संधि हुई थी, उसके अंतर्गत जो चंबल नदी है उसका दक्षिणी अर्थात जो निमाड़ वाला एरिया है तथा पश्चिमी अर्थात जो चंबल के पश्चिम में स्थित है, वह भी अपने कब्जे में कर लिया। अब 1818 के बाद में हम बात करते हैं 1853 की। चूंकि अभी भी जो नागपुर था वह भोसले के कब्जे में था। इस समय राघोजी तृतीय यहाँ के जो महाराज थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1853 में। चूंकि इनका कोई पुत्र नहीं होता है, अतः जो 1853 में हम देखें तो हमारे लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति चलाई जा रही थी। चूंकि इनका पुत्र नहीं होता है, अतः हड़प नीति के द्वारा जो नागपुर होता है उसे भी अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। अतः कहा जा सकता है कि 1853 में अंग्रेजों के पास में निमाड़ वाला क्षेत्र, महाकौशल वाला क्षेत्र तथा नागपुर वाला क्षेत्र पूर्ण रूप से उनके कब्जे में आ जाता है। चूंकि 1853 से लेके जो डलहौजी थे, उनकी जो नीतियां चल रही थी, उनसे जनता पूर्ण रूप से असंतुष्ट हो चुकी थी तथा विद्रोह पे आ चुकी थी। इसी कारण 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। अब इस क्रांति में अलग अलग जगह पर मध्य प्रदेश में युद्ध होते हैं तथा इस जो 1857 की क्रांति है, इसके बाद में जो अंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्ण रूप से जो भारत का साम्राज्य होता है वो अपने अधीन कर लेती है। अर्थात 1857 के बाद में जो 1858 अधिनियम पास होता है, उसके अंतर्गत भारत का संपूर्ण शासन अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। इसके बाद में अंग्रेज जांच करवाते हैं, कमेटियां बिठवाते हैं कि यह किस कारण हुआ, इसके रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इन सभी के निर्णय के बाद में 1858 में अंग्रेज एक एक्ट लेके आती है तथा इस एक्ट में कहा जाता है कि जो अंग्रेजों के छोटे छोटे राज्य अलग अलग टुकड़ों में हैं, उनको मिला कर दिया जाए तथा एक बड़ा क्षेत्र बना लिया जाए। तो 1861 में, सन 1861 में नेशनल इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, यह लगभग 2 नवंबर 1851 को पारित होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया जाता है। इसके अंतर्गत नागपुर, दमोह, नेहरू बुद्धा और इन क्षेत्रों को मिला दिया जाता है। क्योंकि ये पास पास रहते हैं, इनको मिला दिया जाता है तथा इसे सेंट्रल प्रोविडेंसी नाम दे दिया जाता है। तो इस समय सेंट्रल प्रोविडेंसी से नाम दिया जाता है।
अतः कहा जा सकता है कि सेंट्रल प्रोविजेंसी की स्थापना 1861 में हुई थी। 1861 के बाद में 1864 में निमाड़ वाले इलाके को भी सेंट्रल प्रोविजेंसी में मिला दिया जाता है। अर्थात जो सेंट्रल प्रोविजेंसी होती है वह यह पूरा क्षेत्र हो जाती है। अब हम बात करें तो यहां पे एक क्षेत्र आता है बरार करके। यह इस समय हैदराबाद के निजाम के पास में था। तो 1902 में 5 नवंबर 1902 को अंग्रेज बरार को 25 लाख रुपए सालाना के हिसाब से निजाम से रेंट पे ले लेती है 25 सालों के लिए। तथा अगले साल 1903 में जो लॉर्ड कर्जन होते हैं वह कहते हैं कि इस बरार को भी सेंट्रल प्रोविजेंसी के साथ मिला दिया जाए। तो 1902 में इसे एमपी का ही एक पार्ट बना, मतलब सेंट्रल प्रोविजेंसी का एक पार्ट बना लिया जाता है। तथा इसके बाद में 24 अक्टूबर 1936, अब हम देखें तो 1935 में हमारा भारत शासन अधिनियम पास होता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम पास होता है तथा इसके अंतर्गत जो ये बरार वाला क्षेत्र होता है इसे भी अंग्रेज सेंट्रल प्रोविजेंसी के साथ में मिला देते हैं तथा इसका नया नाम दे देते हैं सेंट्रल प्रोविजेंसी एवं बरार। तो 1936 में 24 अक्टूबर 1936 में सेंट्रल प्रोविजेंसी एवं बरार की स्थापना हो जाती है और यह जो सेंट्रल प्रोविजेंसी एवं बरार होता है यह पूर्ण रूपेण अंग्रेजों के अधीन होता है। तो 1936 में इस प्रकार मध्य प्रदेश हो जाता है, जहां पर ग्वालियर वाले इलाके में होलकर प्रेसिडेंसी होती है तथा ग्वालियर वाले इलाके में सिंधिया प्रेसिडेंसी होती है तथा होलकर वाले इलाके में इंदौर प्रेसिडेंसी होती है तथा इसे मध्य भारत कहा जाता है। इसके अलावा भोपाल एक स्वतंत्र रियासत होती है। बुंदेलखंड और बघेलखंड ये दोनों मिला के रीवा रियासत होती है तथा यह जो महाकौशल, नागपुर तथा बरार एवं निमाड़ वाला भाग होता है इसे सेंट्रल प्रोविजेंसी एवं बरार कहा जाता है। यह स्थिति होती है हमारी 1936 में। 1936 से बाद में बात करें हम तो 1947 तक आते आते मध्य प्रदेश की स्थिति इस प्रकार हो चुकी थी। यह हमारा मध्य भारत था, यह भोपाल था, यह हमारा सेंट्रल प्रोविजेंसी बरार था जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ जो था वो भी आ गया था और जो ये ऊपर था वो रीवा रियासतें थी। तो इस प्रकार हमारी जो 3 रियासतें थी या प्रेसिडेंसी बोल सकते हैं, रीवा, मध्य भारत में इंदौर और ग्वालियर ये दोनों अलग अलग प्रेसिडेंसी थी तथा भोपाल यह भी एक प्रेसिडेंसी थी। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल प्रोविजेंसी एवं बरार था यह अंग्रेजों के अधीन था। जैसे ही हमें 1947 में आज़ादी मिली तो जो सेंट्रल प्रोविजेंसी एवं बरार था यह
भारत के अधीन हो गया डायरेक्ट, तथा यहाँ पर जो मध्य भारत, रीवा तथा भोपाल थी, यहाँ पर अभी भी प्रेसिडेंसियाँ थी।